Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So 10th class students, as I promised you कि हम quantization of charge पे based कुछ questions solve करेंगे. So here I am with the questions. So without any further delay, let's move to our first question. देखो हमें first question दे रखा है how many electronic charges form 1 coulomb of charge. आपसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. अब देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो अपने आप में एक बहुत लार्ज यूनिट है, एक बहुत बड़ी यूनिट है. इसीलिए जब ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो उनमें कूलम की जो है स्मॉलर यूनिट्स यूज की जाती हैं. कौन कौन सी है वो स्मॉलर यूनिट्स, लेट्स हैव अ लुक. देखो एक आपके पास यूनिट होती है 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, which is refers to 10 raised to the power minus 3 coulomb. Then 1 microcoulomb, ये म्यू का साइन होता है, म्यू माइक्रो. So 1 microcoulomb is equals to 10 raised to the power minus 6 coulomb. And then 1 nanocoulomb, nanocoulomb is equals to 10 raised to the power minus 9 coulomb. And then 1 picocoulomb which is equals to 10 raised to the power minus 12 coulomb. ये स्मॉलर यूनिट्स इसीलिए यूज की जाती हैं एज आई सेड कि जो कूलम यूनिट है चार्ज की वो अपने आप में बहुत लार्ज यूनिट है. क्यों है लार्ज यूनिट, वो आपको अभी इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो लार्ज यूनिट क्यों है. ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े. देखो अगर हमसे हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और अभी तक हमने सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पे हमारे पास एक सिंगल फॉर्मूला है, दैट इज चार्ज इक्वल्स टू n into E, where Q is the given charge, n is the number of electrons and E is the charge on one electron. आपको इस Q की जो वैल्यू है, आपको 1 कूलम चार्ज में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 कूलम. और आपको n की वैल्यू नहीं दे रखी है, n की वैल्यू आपसे पूछी है. क्लियर है ये चीज. आपके पास जो E है यानी कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. ये आपके पास डेटा है. अब देखो हमें n की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं. तो n किसके इक्वल हो जाएगा Q ओवर E के इक्वल हो जाएगा. अब वैल्यूज रखो. सो n would be equals to Q की वैल्यू 1 कूलम डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. अब देखो कूलम और कूलम दोनों यूनिट सेम है, तो ये जो भी यहाँ पे बन रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, कोई भी अगर क्वांटिटी बन रही है तो उसकी डायमेंशन नहीं रहेगी, या हम कह सकते हैं यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि कूलम से कूलम क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है. क्लियर है ये चीज. तो n इक्वल्स टू हमारे पास बचा क्या 1/1.6. और देखो ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव 19 हो जाएगी. 10 रेज़ टू द पावर 19 1/1.6. इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 0.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19. ये हमारा आंसर हो गया. क्या मतलब है इसका कि अगर आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करना है, इफ यू वांट टू कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन यू नीड 0.625 into 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स. इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इक्वल्स टू, अगर मैं डेसिमल को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दूं बाय 1 डिजिट तो ये बन जाएगा 6.25 इनटू यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी, तो 10 रेज़ टू दी पावर 18. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. तो देखो अब यहां से और भी क्लियर हो रहा है कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करना है तो यू नीड 6.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आप मिला लेते हो, उसके बाद उनका जो एक कंबाइंड चार्ज बनता है वो चार्ज किसके इक्वल होता है 1 कूलम चार्ज के इक्वल होता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि 1 कूलम चार्ज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है चार्ज का. क्लियर है. दैट्स व्हाई इन न्यूमेरिकल्स वी यूज दीज स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज. ओके, so now let's move to the next question. I hope you all are enjoying doing these questions.
ओके, यू शुड एंजॉय, बिकॉज न्यूमेरिकल एक फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसपे अगर आपकी कमांड बन जाती है तो फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, कि जब पॉलीथीन के एक पीस को वूल के साथ रब किया जाता है, a charge of -2 into 10 raised to the power -7 coulomb is developed on polythene. पॉलीथीन पे कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाता है? -2 into 10 raised to the power -7 coulomb. What is the amount of mass which is transferred to polythene? आपसे पूछा है मास कितना ट्रांसफर हुआ पॉलीथीन पे। तो देखो यहां से हमें एक लाइन याद आनी चाहिए, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि चार्ज जो है उसके साथ मास हमेशा एसोसिएटेड रहता है, चार्ज कभी भी बिना मास के ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको मास बताना है कि टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ, बट मास बताने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने ट्रांसफर हुए हैं। क्लियर है ये चीज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। चार्ज टोटल इतना ट्रांसफर हुआ है, चार्ज आपको दे रखा है -2 into 10 raised to the power -7 कूलम। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ चार्ज से अभी कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे पता होना चाहिए, या आपको जो एक ये पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी, कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है ये चीज? आपको जो n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। तो देखो Q इक्वल्स टू NE, यहां से n किसके इक्वल आ जाएगा? Q बाय E के इक्वल आ जाएगा। Q की वैल्यू 2 into 10 raised to the power -7 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to the power -19, ये भी कूलम और ये भी किसमें? कूलम में। अगर इसको सॉल्व कर दो तो देखो पावर्स तो -19 ऊपर जाएगा तो +19, यहाँ +19 और -7, तो कितना बचेगा? +12 और 2/1.6 into 10 raised to the power 12। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 1.25 into 10 raised to the power 12। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने ट्रांसफर हुए वो आ गया, या टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज है वो कितना ट्रांसफर हुआ है वो आपके पास आ गया। क्लियर है ये चीज? लेकिन हमें टोटल मास बताना है, तो मास ट्रांसफर्ड कैसे निकालेंगे? मास ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ electrons into mass of one electron, mass of one electron। एक इलेक्ट्रॉन के मास से अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी आई है? 1.25 into 10 raised to the power 12 into मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना बताया था मैंने? 9.1 into 10 raised to the power -31 kg। तो -31 and +12 कितना हुआ? -19, 10 raised to the power -19। और अगर आप 1.25 into 9.1 करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 11.38, 11.38 into 10 raised to the power -19 kg। इतना मास भी साथ साथ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्लियर है ये चीज? ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर सेकंड चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 raised to the power 9 ट्रांसफर हो रहे हैं, बट टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है? देखो चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। क्लियर है ये चीज? तो पर सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड, ट्रांसफर्ड पर सेकंड कितने हैं? 10 raised to the power 9। सो चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड कितना हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड, चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकंड कितना हो जाएगा? 1.6 into 10 raised to the power -19, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना हुआ ये +9 और ये -19, तो कितना हुआ? पॉजिटिव, यहाँ पे -10, 1.6 into 10 raised to the power -10, यही हो जाएगा। अब ये देखो एक सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है,
तो अगर आपको टोटल 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने का टाइम निकालना है तो देखो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, जितना चार्ज ट्रांसफर करना है वो दैट इज 1 कूलम डिवाइडेड बाय पर सेकंड कितना ट्रांसफर हो रहा है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 पर सेकंड। देखो इसके डिवाइड में पर सेकंड है तो सेकंड आएगा तो वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा कितने में 1 सेकंड में। आ रही है बात समझ। तो यहाँ पे ये चार्ज है कूलम, तो देखो कूलम से कूलम यूनिट कैंसिल, बचेगी क्या सिर्फ सेकंड, और वैसे भी हम टाइम निकाल रहे हैं तो वो किस में आएगा सेकंड में आएगा। देखो 1/1.6 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास 0.625, और यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -10 ऊपर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव 10 रेज़ टू द पावर 10। तो या तो इसको ऐसे लिखो 0.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड्स। आपको इतना टाइम चाहिए होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। देखो बेटा ये तो सेकंड्स में है, अगर आप इसको आवर्स में, देन आवर्स के बाद आप इसको डेज में, डेज के बाद अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। अब एक बार और समझ में आ गया होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अपने आप में इतनी लार्ज यूनिट क्यों है, कि अगर पर सेकंड 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कुछ कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो भी आपको 1 कूलम टोटल चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कम से कम कितने साल लगेंगे 198 ईयर्स लगेंगे। ओके, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। और एक चीज और है, मैं आपको क्वेश्चंस भी वही करवा रही हूँ, उन्हीं चीजों से रिलेटेड करवा रही हूँ जो कुछ टॉपिक्स इनसे रिलेटेड आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिए हैं। क्लियर है? सो नो नीड टू पैनिक। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। आपको 10 ग्राम ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो बताने हैं, एंड द नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय देम, और टोटल चार्ज वो कितना पोजेस करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना चार्ज पोजेस करेंगे वो आपको बताना है। इसके लिए आपको कुछ हेल्प डेस्क में दे रखा है, एक तो एवोगैड्रो नंबर आपको दे रखा है, वो वैसे भी आपको पता है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी आपको दे रखा है कितना 18। वैसे भी ये चीजें बेसिक आपको कुछ एक मॉलिक्यूल्स के लिए पता होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स रहेंगे उनमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 10 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरी ये चीज पता होना चाहिए कि वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आ रही है बात समझ। तो देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल के पास अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो गया ऑक्सीजन, ये हुआ। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल के पास कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 10 ग्राम ऑफ वाटर के पास कितने मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो अगर आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मैम कहां से केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया। केमिस्ट्री का नहीं है, फिजिक्स का ही है, लेकिन यूज होती है क्योंकि फिजिक्स में सब आता है। फिजिक्स, बायो भी, केमिस्ट्री, ये सब एक तरीके से फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। सो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको ये निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, एवोगैड्रो नंबर लो और उसको किससे डिवाइड करो, उसके मॉलिक्यूलर वेट से। कितना दे रखा है 18। ये किसमें आया है 1 ग्राम ऑफ वाटर में, बट हमें चाहिए 10 ग्राम में।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10। यहां तक बात क्लियर है। अब ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए कितने 10 ग्राम ऑफ वाटर में। तो क्या हम यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 ऑलरेडी है, एक ये 10 यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आ गया। आ रही है बात समझ? देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 3.344 इंटू 10 रेज टू द पावर 24। करके देख लो, यहां से 2 पावर और ये 23, 25 और 6.02 को डिवाइड करते हैं 18 से तो ये 0.3344 समथिंग बनता है। 3.344 अगर इसको करते हैं तो 25 की पावर कितनी रह जाती है 24। क्लियर है ये चीज? अब ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक आंसर तो आ गया, यहां तक का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पूछा था यहां तक तो सॉल्व हो गया। बट अभी हमें चार्ज और बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो देखो चार्ज बताने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना चार्ज पोजेस करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। इतना होता है कि नहीं होता? अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। पावर देखो 10 रेज टू द पावर 24 एंड -19 कितना हुआ? पॉजिटिव 5 रहेगी कि नहीं रहेगी? तो 10 रेज टू द पावर 5 आ गया एक। तो यहां चार्ज की बात हो रही है, टोटल चार्ज की, ठीक है। सो 3.344 इंटू 10 पावर 24 -19 है तो पावर 5, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 3.344 इंटू 1.6 तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी 5.35। ये आपके पास इतना कूलम चार्ज बच जाएगा। सो आज का हमारा आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल की खास बात ये है कि इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगी। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शंस में देंगे। सुन लो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ देम चार्जेस कैन एग्जिस्ट और विच ऑफ दीज चार्जेस कैन एग्जिस्ट। देखो ये इतने आपके पास मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है और कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपको मैं हिंट दे देती हूँ, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है कि जो चार्ज है वो सिर्फ एक एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो आपको यही एक कॉन्सेप्ट यूज करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो विदाउट एनी डिले जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई नो बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस अब से पहले कर ली है। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है, आप 2 बार 3 बार, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट आपके परफेक्शन में ना आ जाए तब तक इसको सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जरूरी है, अगर आप IIT या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो प्रैक्टिस इज मस्ट एंड प्रैक्टिस लीड्स यू टू द परफेक्शन। और एक बार जब आप परफेक्शन अटेन करने लग जाते हो तो आपके अंदर एक भूख बढ़ जाती है कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। आप अपने लिए ना एक ज्यादा से ज्यादा एक लेवल का टारगेट सेट करने लग जाते हो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आज मुझे इतना अपने लिए एक रखना है कंटेंट कि मुझे इसको कंप्लीट करना ही करना है। तो एक आपके अंदर जो भूख बढ़ने लगती है ना, वो आपके अंदर और ज्यादा पैशन क्रिएट करती है। और एक बार जब पैशन क्रिएट हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।